गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है ये। हम क्लास 9th में अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं, उसी से आगे अब इसमें पढ़ना है। थोड़ा सा और पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे, आशय मतलब अर्थ प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। इसमें कई शब्द समूह हैं, आपको समझ में आ गया कि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी। ये बात आपको सीधे सीधे समझ में आ गई। अभी अगर इन्हीं शब्दों को मैं उलट फेर कर देती या इनकी जगह पर किसी और शब्द की का प्रयोग कर देती तो आपको ये समझ में नहीं आता कि धर्म की स्थापना किसने की या किसकी स्थापना हुई। ठीक है, हम बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको पहले इकाई ही पता होगी कि वर्णों से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। लेकिन ऐसे शब्दों से जिनका कोई अर्थ निकले उससे ही वाक्य बनता है। आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग सबसे अनिवार्य होते हैं। पहला क्या, कर्ता, और दूसरा क्रिया। कोई भी वाक्य तभी बनेगा जब उसमें काम करने वाला होगा और काम होगा, नहीं तो फिर कोई वाक्य का मतलब नहीं होता है। ये अनिवार्य घटक है। इसके अलावा भी जैसे क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम, ये सब ऐच्छिक घटकों का हम प्रयोग करते हैं। वाक्य के पक्ष देखिए। वाक्य के पक्ष क्या होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। ये सबसे जरूरी है। अपने जो आपकी पिछली कक्षा थी इसमें पहले से अच्छे से पढ़ रखा है। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य के विषय में, वाक्य जिसके विषय में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उसके विषय में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम उद्देश्य हो गया और उनके विषय में क्या कहा गया, रावण को मारना, तो वो विधेय हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम्पल यहाँ है, यहाँ भी देख लीजिए। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, तो यहाँ पर श्री कृष्ण उद्देश्य हो गया और धर्म की स्थापना करना क्या हो गया, विधेय हो गया। आगे देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के जो भेद होते हैं उन्हें दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। कक्षा 9 में आप अर्थ के आधार पर 8 वाक्य पर 8 भेद पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा विधानवाचक, इच्छावाचक, जिसे कामनावाचक भी कहते हैं, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इस तरह करके आप वाक्य पढ़ चुके हैं। अब आपको रचना के आधार पर पढ़ना है। तो आइए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सरल या सामान्य वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। कुछ बुक में मिश्र लिखा रहता है, कहीं कहीं पर मिश्रित लिखा रहता है, मतलब एक ही है, मिलाना। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों आपको लिखकर दे दिया है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर दे तो वो चीजें और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले वाक्य बताया कि वर्णों के सार्थक समूह से बने शब्द को और उसके व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, कर्ता और क्रिया, ये अनिवार्य घटक है। इसके अलावा ऐच्छिक घटक और क्या हो सकते हैं, जैसे कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि। वाक्य के पक्ष, वाक्य का पक्ष होता है उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य जिसके विषय में कहा जाए, और विधेय उसके बारे में जो कहा जाए। वाक्य के भेद, वाक्य के भेदों के 2 आधार हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तृत से जानेंगे, क्योंकि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा उदाहरण देकर के कि ये बताइए वाक्य का कौन सा प्रकार है। ठीक है, या एक नंबर में आपसे ये भी पूछेगा कि वाक्यों को परिवर्तित कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको सरल वाक्य दे दिया तो आपको संयुक्त वाक्य बनाना रहेगा, संयुक्त दे देगा तो मिश्रित बनाना रहेगा, या मिश्रित दे दिया तो आपको सरल या संयुक्त बनाना रहेगा। अब हम आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। अब हम सरल वाक्य पढ़ते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। कहने का ये मतलब, जहां पर एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो रही हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वहां पर सरल वाक्य होता है। ठीक है,
और यह किसी योजक शब्दों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, वर्षा हो रही है। यहाँ पर वर्षा के होने का जो काम है वो अकेले मुख्य क्रिया उसकी वही है, वर्षा का होना। ठीक है, ऐसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलना ही मुख्य क्रिया है। तो इस तरह से एक ही क्रिया है, कर्ता भी बच्चा है। यहाँ पर मैं दिन भर सोया, यहाँ पर सोने की बात हो रही है, तो एक ही मुख्य क्रिया है सोना। इस तरह से ये क्या साबित होता है कि ये क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, एक पॉइंट है कि मुख्य क्रिया के अलावा जो पद क्रिया को सहायक बनते हैं, क्रिया के सहायक बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हो रही है लगा दिया हमने, ये रही है क्या हो गया, सहायक क्रिया। रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना तो क्रिया हो गई मुख्य क्रिया, इसको सहायक बनाने के लिए हमने रहे हैं लगा दिया, इस तरह से। ठीक है, आप कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आपके दिमाग में बहुत जल्दी से सरल वाक्य हैं, इनमें ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं होती है। से कुछ ही देर पहले हमने एक एग्जाम्पल और पढ़ा हुआ था, वाक्य का जब था श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, या मैंने एक बताया था राम ने रावण को मारा। ये सब सरल वाक्य के ही उदाहरण हैं। ठीक है, सरल वाक्य को सामान्य वाक्य भी कहते हैं, ये मैंने अभी आपको समझा दिया था। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, वह रात भर काम करता है। ठीक है, वह यहाँ पर करता है और काम करना क्या हो गया उसका, उसकी मुख्य क्रिया हो गई। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। और आपको एक एग्जाम, कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही है। कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही है। पढ़ाना यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई, सहायक क्रिया रही है हो गई। इस तरह से अध्यापिका यहाँ पर कर्ता हो गई, आपको पता ही है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, सरल वाक्य को पढ़ा। अब आपको करना क्या है, आपके जो पाठ्य वस्तु में जो आपकी शब्द हैं उन्हें छांटना है और उन्हें देखना है कि वे क्या सार्थक शब्द समूह है, क्या वह एक वाक्य बना रहे हैं, और ये भी देखना है कि उनमें से कौन से सरल वाक्य हैं। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, पाठ के बीच से ही जो आपने पाठ पढ़े हुए हैं अपनी क्षितिज अपनी कृतिका में, उनसे ही उदाहरणों को छाटा जाता है और उनसे ही आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं उनके द्वारा जुड़े हुए हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द क्या करते हैं, वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपने अव्यय का जो पाठ पढ़ा होगा उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पढ़े ही हैं, तो उन्हीं का जहां पर उपयोग होता है वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। उदाहरण देखिए, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। क्या हुआ, बादल का गरजना एक वाक्य हो गया और बिजली का चमकना दो वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा वाक्य, और ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। इनको जोड़ने के लिए हमने और का प्रयोग किया। और क्या है, योजक शब्द है। कौन सा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसका प्रयोग किया और ये क्या बन गया, एक संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह और देखते हैं, गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। ठीक है, गंगा तट पर नहा लेना एक क्रिया हो गई, मुंह धो लेना दूसरी क्रिया हो गई। दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं और दोनों या योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। ऐसे देखते हैं, बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। बोलने का की भी एक क्रिया है और कटु सत्य न बोलने की भी एक क्रिया है। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं किससे जुड़ी है, परंतु से। और परंतु क्या है, योजक शब्द है। जहां योजक शब्दों का प्रयोग हो जाएगा वहां पर संयुक्त वाक्य बन जाएगा। संयुक्त वाक्य की पहचान आपने थोड़ी सी देख ही ली होगी। यहाँ पर क्या है, दो क्रियाएं हैं। क्या दिया हुआ है, दो या दो से अधिक क्रिया या दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल हैं। और पहचानते हैं कि संयुक्त वाक्य अगर हमें पहचानना हो तो हम और कैसे पहचान सकते हैं। संयुक्त वाक्य और, तथा,
एवं, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फलतः, परिणाम स्वरूप आदि से जुड़े होते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, अभी हमने इनको योजक शब्दों से जोड़कर रखा है तो ये संयुक्त वाक्य है। अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएंगे? स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, और आपको बता दूं, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि आपको क्या करना है, जो आपने क्षितिज और कृतिका बुक में अपने चैप्टर पढ़े हुए हैं उनमें से इस तरह के वाक्यों को छांटना है और पहचानने की कोशिश करना है। आगे देखते हैं, संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण बोधक। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण बोधक। मैं अभी आपको इनके बारे में और अच्छे से समझा रही हूँ आगे के उसमें। अभी आप इतना देख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो ये क्या होते हैं? स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं, यानी सरल वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, जैसे पिताजी आए और आशीर्वाद देकर चले गए। पिताजी आए और आशीर्वाद देकर चले गए, यहाँ पर हमने और से जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। पिताजी आए, ये केवल क्या था? एक सरल वाक्य था, एक स्वतंत्र वाक्य था, लेकिन हमने और जोड़ा और जोड़ करके एक आगे एक और वाक्य बनाया, आशीर्वाद देकर चले गए, तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, आगे हम इसके और बारे में जानते हैं। संयुक्त वाक्य के जो भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम बोधक, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे एग्जाम में इनके भेद नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए समझ लीजिए। 2 कार्य व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का जब कार्य होगा तो वहां पर संयोजक संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा? संयोजक संयुक्त वाक्य होगा। जैसे देखिए, आंधी आई और बादल गरजने लगे, ये 2 अलग अलग वाक्य हैं और यहाँ पर 2 स्थितियां हैं, आंधी का आना और बादल का गरजना। दोनों को किससे जोड़ा है? और से। तो ये क्या हो गया? संयोजक संयुक्त वाक्य हो गया। इसी तरह से दूसरा देखिए, विभाजक। विभाजक का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, अलग करना। 2 स्थितियों के बीच जब विकल्प हो और एक को अपनाया जाए और दूसरे का त्याग कर दिया जाए, ऐसी जो वाक्य होंगे वो वाक्य विभाजक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे देखिएगा, मैं आपको छोड़ दूं या आप चले जाएंगे। यहाँ पर उसके पास 2 विकल्प है, एक तो स्वयं छोड़ने का और दूसरा स्वयं चले जाने का, है ना। अब इसमें से वो क्या करेगा? एक ही विकल्प का चयन करेगा, तो ये तभी ये क्रिया पूरी हो पाएगी। इस तरह से ये क्या हो गया? विभाजक संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तीसरा क्या? विरोध दर्शक। जब 2 उपवाक्यों के बीच विरोध का आभास हो, 2 वाक्य हो, दोनों में सही क्या है, गलत क्या है, कौन ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सा नहीं है, ये इस बात का बोध हो, वहां पर विरोध दर्शक संयुक्त वाक्य होगा। एग्जाम्पल देखिए, वह निर्धन है परंतु सत्यवादी है। वह निर्धन है परंतु सत्यवादी है। एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ अच्छा काम है, तो ये विरोध तो है ही, लेकिन इससे ये साबित हो रहा है कि ये क्या है? विरोध दर्शक संयुक्त वाचक वाक्य है। ऐसा है परिणाम बोधक। परिणाम का मतलब है कोई नतीजा निकल कर आ रहा हो। एक उपवाक्य से कार्य तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो। एक उपवाक्य, 2 वाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य तो जाहिर सी बात है, 2 वाक्य, 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, तो एक से तो कार्य का बोध हो और दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो, तो वहां पर परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, मैं बीमार थी इसलिए घूमने नहीं गई। मैं बीमार थी इसलिए घूमने नहीं गई। घूमने का काम क्यों नहीं हुआ? बीमार होने के कारण। तो एक तो यहाँ पर कार्य होगा और दूसरा वहां पर क्या हो गया? उसका परिणाम हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं ऊपर से। 2 कार्य व्यापारों या 2 स्थितियों को जोड़ने का जहां कार्य होगा वो संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त
संयोजक संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल था आंधी आई और बादल गरजने लगे। आंधी आई और बादल गरजने लगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सूर्य अस्त हुआ तथा अंधकार छा गया। सूर्य अस्त हुआ और अंधकार छा गया, अंधेरा हो गया। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग कार्य हैं, जोड़ा किससे गया है? तथा से। तो ये क्या हो गया? संयोजक संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा देखते हैं, दो स्थितियों के बीच विकल्प हो, एक को अपनाया जाए और दूसरे को त्याग दिया जाए। जैसे मैं आपको छोड़ दूं या आप चले जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। या और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ईमानदारी से कार्य करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ईमानदारी से कार्य करो अथवा नौकरी छोड़ दो। दो अलग वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य है, और इसमें क्या हो रहा है? आपको एक विकल्प मिल रहा है, या तो आप ईमानदारी से कार्य करिए या नौकरी को छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया? विभाजक संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा देख लीजिए, विरोध दर्शक। जब दो उपवाक्यों के बीच विरोध उत्पन्न हो, विरोध का आभास हो, विरोध का ज्ञान हो, वहां पर क्या होता है? विरोध दर्शक संयुक्त वाक्य होता है। एग्जाम्पल था, वह निर्धन है परंतु सत्यवादी है। वह निर्धन है परंतु सत्यवादी है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वह सुंदर है मगर स्वस्थ नहीं है। वह सुंदर है मगर स्वस्थ नहीं है। जोड़ा किससे है हमने? योजक शब्द क्या है इसमें? मगर। ठीक है, दो क्रियाएं अलग अलग है, सुंदर और इधर स्वस्थ नहीं रहना, और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध वाचक या विरोध दर्शक संयुक्त वाक्य है। अगला क्या है? परिणाम बोधक वाक्य। इसको देख लेंगे, एक उपवाक्य से कार्य, एक से कार्य का पता चले और दूसरे से उसका परिणाम सामने आए, तो वो क्या कहलाता है? आपका परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल था आपका, मैं बीमार थी इसलिए घूमने नहीं गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसने परिश्रम नहीं किया फलतः अनुत्तीर्ण हो गया। उसने परिश्रम यानी मेहनत नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वह अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। आपको याद होगा, मैंने भी कुछ ही देर पहले बताया था, परिणाम स्वरूप ये भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस तरह से हमने संयुक्त वाक्य और उसके भेदों के बारे में जाना। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी, बस इसलिए इसके भेदों को जानना जरूरी होता है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें विभाजक या विरोधाभास कौन सा संयुक्त वाक्य है, बस आपसे डायरेक्ट संयुक्त वाक्य पूछेगा। ये आपको बदलने, वाक्यों को परिवर्तित करने में, वाक्यों को पहचानने में काम आएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों की रचना में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष अन्य उस पर आश्रित यानी आधारित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, और सरल शब्दों में समझिए, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे, उसमें से एक मुख्य वाक्य होगा, बाकी उस पर आधारित वाक्य होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी। यहाँ पर मुख्य वाक्य क्या है? बादल का गरजना। जब बादल गरजे, ये मुख्य वाक्य है। उस पर आधारित क्या है? बिजली चमकने लगी। तो ये आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर एक ही है, एक से अधिक भी हो सकता है। अगला देखिए, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो ये अध्यापक ने कहा कि, ये जो है ये आपका मुख्य वाक्य है, और इस पर आश्रित उपवाक्य क्या है? कल विद्यालय बंद रहेगा। इसी तरह से मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था। मेरे पास एक पेन है, ये आपका मुख्य वाक्य हो गया, और इस पर आश्रित वाक्य क्या हो गया? जो पिताजी ने दिया था, ये आपका आश्रित उपवाक्य। जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य अंतिम में ही रहे, वह कभी कभी बीच में भी हो जाता है, कभी कभी आगे भी रहता है। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा आश्रित उपवाक्य अंत में होगा, लेकिन आश्रित उपवाक्य होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहचानने की कोशिश करते हैं मिश्रित उपवाक्यों को पहचान। जैसे आपने संयुक्त वाक्यों को देखा था कि हम संयुक्त वाक्यों को कैसे पहचान रहे थे, कुछ समुच्चय बोधक अव्यय दिए हुए थे जिनसे हम
उपवाक्यों को पहचान ले रहे थे। इसी तरह से हम मिश्रित उपवाक्यों को मिश्रित वाक्यों को कैसे पहचान सकते हैं, इसको हमको देखना है। देखिए, पहला तो यही है कि जैसे एक एग्जाम्पल ने दिया है, अध्यापक ने कहा कि आपको बता दूं, जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाएगी तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि वहां पर क्या होगा, मिश्रित उपवाक्य होगा। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, जिसे आप याद रखेंगे। अगला देखिए, जो वह, यहाँ आप देख रहे हैं कि जोड़ा बना हुआ है। मिश्रित उपवाक्य में ज्यादातर क्या होता है, मिश्रित वाक्य में हमेशा जोड़ों का ही प्रयोग होता है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जोड़े में बना रहता है। वही जिस, इस तरह से जोड़ा एक बना रहेगा। वही सफल होता है जिसने परिश्रम किया हो। इसी तरह से जिससे, अर्थात, ज्यों ही, जब तब, ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो सफल होंगे। जैसा वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस तरह से। जिस तरह, जैसे तैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी एक एग्जाम्पल है। जहां, जिधर, जिस जगह, जितना, उतना, जितना खाया जाए उतना लीजिए, इस तरह से वाक्य बनेगा इसका। जैसे जैसे, ठीक है, ताकि, यद्यपि, यदि आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े रहते हैं। आप इन शब्दों को पहचान करके इनको ढूंढ लीजिए, और ढूंढने के बाद पहचान करके तुरंत आप ये जान सकते हैं कि मिश्रित वाक्य है या नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से आपको उसको बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं का प्रयोग कर दीजिए और आपका वाक्य बन जाएगा। अभी हम आगे और आपको समझाएंगे, वाक्य परिवर्तन करना भी सिखाऊंगी मैं, उसमें आप देखिएगा कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। क्या था, मिश्रित वाक्य किसका भेद है, रचना के आधार का तीसरा भेद है। ठीक है, जिन वाक्यों की रचना में एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी उस पर आधारित उपवाक्य होते हैं, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी, या आप कह लीजिए जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। ठीक है, बादल, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया है। और इसको पहचानने के लिए कुछ ऐसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उसमें क्या था, उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक था, इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका आप और डिटेल पढ़िएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इन शब्दों को आपको पहचानना है कि जो वह, जिस जिस, वही जिस, जिससे, अर्थात, ज्यों ही, जब तब, जैसा वैसा, जिस तरह, जैसे जैसे, जहां, जिधर, जिस जगह, जितना, उतना, जैसे जैसे, ताकि, यद्यपि, यदि, इस तरह के व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य में सबसे जरूरी बात क्या रहती है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। मिश्रित वाक्य में क्या रहता है, एक मुख्य वाक्य रहेगा, बाकी उस पर आश्रित रहेंगे। ये अब देखते हैं वाक्य रूपांतरण। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होगा, आपको वाक्य को परिवर्तित करने के लिए, वाक्य पहचानने के लिए आएगा। अभी तक हम लोगों ने वाक्य को पहचानने के लिए सीखा कि क्या सरल वाक्य होता है, क्या संयुक्त वाक्य होता है, और क्या मिश्रित वाक्य होता है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अब इसको बदलना सीख लेते हैं, रूपांतरित करना सीख लेते हैं। एक वाक्य है, वह निर्धन व्यक्ति कुछ नहीं खरीद सकता। पहचानिए कौन सा वाक्य है ये, बिल्कुल ये कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। ठीक है, वह व्यक्ति निर्धन है, कुछ नहीं खरीद सकता, तो अलग अलग वाक्य हैं, दोनों को हमें जोड़ना है। हम यहाँ पर समुच्चय बोधक का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए, वह व्यक्ति निर्धन है इसलिए कुछ नहीं खरीद सकता। अब ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। व्यक्ति निर्धन है, कुछ नहीं खरीद सकता, फिर से दो वाक्य हमारे सामने हैं, हमें इसे मिश्रित बनाना है। इसमें हम जोड़े का प्रयोग कर देंगे। जो व्यक्ति निर्धन है वह कुछ नहीं खरीद सकता। ठीक है, कुछ खरीद नहीं सकता, तो अब ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य।
मिश्र कह लीजिए या मिश्रित वाक्य कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अगला इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। अध्यापक के आते ही बच्चे पढ़ने लगे। आप लोगों से जुड़ा हुआ ही है, अध्यापक के आते ही बच्चे पढ़ने लगे। एक क्रिया है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो ये क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, क्या होगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा। अध्यापक आए, बच्चे पढ़ने लगे। अब इससे हमें संयुक्त वाक्य बनाना है, इसीलिए मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल को दिखाया कि कैसे हम इसको संयुक्त तो कैसे मिश्रित बना सकते हैं। आपको अलग अलग भी आ सकता है। अध्यापक आए और बच्चे पढ़ने लगे। अध्यापक आए और बच्चे पढ़ने लगे, तो ये क्या बन गया? और का प्रयोग होते ही, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होते ही ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ये होता है जोड़ना। हमने दो वाक्यों को यहाँ आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी को और देख लेते हैं। अध्यापक आए, बच्चे पढ़ने लगे। जोड़े का हमें प्रयोग करना है और मिश्रित वाक्य से बनाना है। तो जैसे ही अध्यापक आए वैसे ही बच्चे पढ़ने लगे। वैसे ही बच्चे पढ़ने लगे। यहाँ पर ये क्या था? ये है मुख्य वाक्य। बच्चे पढ़ने लगे, आश्रित वाक्य। ठीक है, और यहाँ पर ये अध्यापक आते ही क्या था? एक स्वतंत्र वाक्य था। संयुक्त वाक्य में ये दो स्वतंत्र आपको वाक्य मिले थे। यहाँ पर आपको एक प्रधान वाक्य और उस पर बाकी आश्रित वाक्य मिले। इस तरह से हमने इसको सीखा। एक बार फिर से देख लेते हैं। वह निर्धन व्यक्ति कुछ नहीं खरीद सकता। इसको हमने बनाया, वह व्यक्ति निर्धन है इसलिए कुछ नहीं खरीद सकता। जो व्यक्ति निर्धन है वह कुछ खरीद नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल, अध्यापक के आते ही बच्चे पढ़ने लगे। अध्यापक आए और बच्चे पढ़ने लगे। जैसे ही अध्यापक आए वैसे बच्चे पढ़ने लगे। इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को संयुक्त और मिश्रित दोनों में परिवर्तित करके अच्छे से देखा। अब आपको इसको और अभ्यास करना है और अधिक से अधिक उदाहरण को देखना है। धन्यवाद।